हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 181 अविनाश सिर्फ मेरा है। शिवांगी, युवराज कभी तो सीरियस हो जाया करो, मैं मजाक नहीं कर रही। सच बताओ कौन सा लेटर है? मैं ड्राइवर के हाथों ऑफिस भिजवा दूं अगर कोई जरूरी है तो। युवराज, स्वीट हार्ट कभी तो मेरा यकीन कर लिया करो, मैं क्यों भेजूंगा अविनाश के लिए लेटर। मैं कह रहा हूं ना, किसी ने गलती से दे दिया होगा या किसी और ने भेजा होगा। एक बार चेक करने में क्या जाता है? तुम चेक कर लो, सब पता चल जाएगा। ऐसे मुझ पर बेवजह गुस्सा कर रही हो। शिवांगी, हाँ लेकिन वो पोस्टमैन ने कहा था कि अविनाश के पापा ने भेजा, इसलिए मैंने तुम्हें। युवराज, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से देख लो, एड्रेस पर नाम पता लिखा होगा ना। पोस्टमैन से गलती हो गई होगी यार। तुम्हें उस पोस्टमैन पर यकीन है, मुझ पर नहीं। मैं सच में एक पतिव्रता आदमी हूँ। शिवांगी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, अब ये मजाक बंद करो, मैं फोन रखती हूँ। मैं खुद चेक कर लेती हूँ, अगर किसी और का हो तो पता चल ही जाएगा ना। मैं तब तक ऐसे ही कंफ्यूज रहूंगी। अच्छा बाय। युवराज, तुम कभी बाय के अलावा आई लव यू वगैरह मत बोलना। पहले किसी गरीब पर थोड़ा सा एहसान न कर देना। शिवांगी, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए। अब जाओ यहाँ से, अपना काम करो। शिवांगी ने फोन रख दिया और उसे लेटर को खोलकर देखने लगी। शिवांगी ने कहा, क्या है ये? लेटर में है, एक बार देख लूं। जैसे शिवांगी ने वो लेटर खोल, उसमें एक पैकेट था और एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ था। शिवांगी ने पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे शिवांगी उसे पेपर को पढ़ रही थी, उसके होश उड़ रहे थे, जैसे उसे कोई बुरी खबर सुनने को मिल रही हो। उसे लेटर पर लिखा था, नील बेटा, शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं ही हूँ तुम्हारा वह बदकिस्मत बाप जिसे तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। तुम्हें तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं होगा। जो नाम तुम्हें लोगों ने दिया है उसी नाम से पुकार रहा हूँ, अविनाश ओबरॉय। मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारा नाम नील है, नील राजपुरोहित है, और तुम मेरी बेटे हो। एक बार मैं कुछ फोटोज भेज रहा हूँ, उन्हें देख लो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मुझ पर यकीन हो तो एक बार मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैं तुम्हें रोज फोन करता हूँ लेकिन सामने से कुछ बोल नहीं पाता। बस तुम्हारी आवाज सुनकर फोन कट कर देता हूँ। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। उसके बाद ही मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। शिवांगी का दिल बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ऐसे लग रहा था अब जैसे अभी के अभी बेहोश हो जाएगी। शिवांगी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, ये सब कैसा मजाक है? उद्धरण चिन्ह डॉट। अविनाश मेरा बेटा है। ये कौन है जो इतना घटिया मजाक कर रहा है? शिवांगी ने कांपते हाथों से उसे पेपर को खोला। उसमें कुछ फोटोज थी। शिवांगी उन फोटोज को देखने लगी जिसमें एक आदमी था और अविनाश के बचपन की तस्वीर थी। शिवांगी ने अविनाश की तस्वीर पर प्यार से हाथ फेरते कहा, ये तो अविनाश है, और उसके साथ कौन है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती है। ये जो कोई भी है, मैं उसे अपने अविनाश के पास भी नहीं आने दूंगी। जरूर कोई साजिश कर रहा है ताकि मेरे अविनाश को मुझसे दूर कर सके। शिवानी जल्दी से वो फोटोज अपने दुपट्टे में छुपा ली। तभी अक्षता रूम से निकली और उसके पीछे से शिवांगी को आवाज देते हुए कहा, मोम कौन था दरवाजे पर? शिवांगी ने जल्दी से उस लेटर को छुपाते हुए अक्षता की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, वो बेटा, वो कोई नहीं, वो बस पोस्टमैन था। कुछ युवराज के ऑफिस के लेटर देने आया था। तुम बाहर क्यों आई? तुम्हें आराम करना था ना? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। अक्षता, मॉम सुबह से आराम ही तो कर रही हूँ। मैं बोर हो गई हूँ आराम कर करके। कल पूरा दिन भी अपने आराम करने को दिया था। प्लीज अभी मुझे और आराम नहीं करना, मुझे कहीं बाहर जाना है। आप मुझे आज बाहर लेकर चलिए ना, कहीं पर बाहर घूमने चलते हैं। शिवांगी अक्षता के पास आए और उसके सर पर प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम आज शाम को चलते कहीं। वह अभी तुम्हें पता है ना, दादी आई हुई है ना, और तुम्हें पता है वो शाम तक रहेगी। उनके जाने के बाद शाम को हम तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलेगी, ठीक है? और अभी युवांशी भी आने वाली है।
अक्षता, ठीक है लेकिन शाम को पक्का चलेंगे। आप मेरे साथ और आज कोई बहाना नहीं। शिवांगी, हाँ जरूर। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। अक्षता सोफे पर बैठ गई और शिवांगी ने अपने रूम में जाकर वो लेटर अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपाते हुए कहा, ये लेटर मैं किसी के हाथ भी नहीं लगने दूंगी। अविनाश सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, उसे मुझे कोई नहीं छीन सकता। उसका मेरे और मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। शिवांगी ने अपने आप को शांत किया। वो ऐसे अगर सभी घर वालों के सामने रहेगी तो सभी को शक हो जाए कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। शिवांगी सीधा किचन में गई और अक्षता के लिए जूस बनाने लगी। शिवांगी ने अक्षता के लिए फ्रेश जूस बनाया और ग्लास में लेकर जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी, जिससे शिवांगी फिर से घबरा गई। शिवांगी ने खुद से कहा, कहीं फिर से उस आदमी का कोई। शिवांगी जल्दी से किचन से बाहर आए, लेकिन उसने देखा तो उसके आने से पहले ही अक्षता ने दरवाजा खोल दिया था और दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि युवंशी खड़ी थी। अक्षता ने युवांशी को देखकर स्माइल की और कहा, अरे दिया, आप बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। युवांशी ने अक्षता को हक किया और कहा, बहुत बहुत मुबारक आपको भाभी। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। आज मॉम ने बताया कि दादी भी आई हुई है तो मैंने सोचा आपको मुबारकबाद में दे दूं। और देखना, मैं होने वाले बेबी के लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ, आपको बहुत पसंद आएंगे। युवांशी अंदर आए और अंदर जाकर सोफे पर अपना बैग रखते हुए शिवांगी के गले मिली। शिवांगी ने वो ग्लास टेबल पर रख दिया और कहा, इतनी भी क्या जल्दी थी? उद्धरण चिन्ह डॉट। बहुत टाइम है उसे आने में। उद्धरण चिन्ह। युवांशी, हाँ तो बहुत टाइम है तो अभी लाई भी क्या हूँ। अभी तो बहुत सारे लाने वाली हूँ अपनी भांजी के लिए। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर कोई नहीं कह सकता कि तुम मेरी बेटी हो। पूरी की पूरी युवराज पर गई हो, बिल्कुल भी सब्र नहीं है तुम दोनों बाप बेटी में। युवांशी, हाँ तो अपने डैड पर ही जाऊंगी ना, सब्र करके करना भी क्या है। जल्दी से काम खत्म करो, फ्री हो जाओ। क्यों भाभी, आप भी है ना, ज्यादा इतने सारे महीनों वाला झंझट मत क्रिएट कीजिएगा। जल्दी जल्दी से बेबी को लाकर मेरे हाथों में दे दीजिएगा। शिवाजी की बात सुनकर शिवांगी और अक्षता जोर जोर से हंसने लगे और उनकी आवाज सुनकर अंदर से अथर्व बाहर आया। अथर्व ने कहा, चाची क्या बात है, इतना शोर हो रहा है? कोई जोक सुना तो मुझे भी सुना दीजिए। युवांशी को देखकर अथर्व ने कहा, चाची ये कौन है वैसे? शिवांगी ने कहा, अच्छा तुम दोनों को मौका दिया, पहचानो एक दूसरे को, जिसने पहचान लिया वो जीता। अथर्व ने युवांशी के पास आकर उसके बाल खींचे और कहा, लगता तो यही है कि मेरी बहन युवांशी है। युवांशी ने स्माइल करते हुए कहा, और आप अथर्व भाई हो ना? आप आज ही मिले और आज ही लड़ने की तैयारी करके आए हो। दादी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। अथर्व ने युवांशी के बाल फिर से खींचे और कहा, दादी की चमची, भाई से तो मिल ले, बड़ा हूँ तुझसे, अच्छे और तमीज से बात कर। बाल नहीं खींचूंगा तो और क्या करूंगा, भाई बहन का तो काम ही ये होता है। युवांशी, जी महाराज आप बड़े हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे दादी से मिलने जाने दो। अथर्व ने आगे आकर युवांशी का रास्ता रोका और कहा, जाने दूंगा पर एक शर्त पर। पहले मुझे कुछ देना होगा, उसके बाद जा सकती हो। युवांशी ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह भाई आप भी ना, मुझे भुला ही दिया कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, एक मिनट रुकिए। युवांशी ने अपना बैग खोला और उसमें एक रेड कलर का गिफ्ट बॉक्स निकाल कर युवांशी के हाथ पर रख दिया और वहां से अंदर भाग गई। अथर्व ने स्माइल की। अथर्व ने शिवांगी से कहा, देखा चाची कितना प्यार करती है मुझे। देखना कुछ स्पेशल ही लाई होगी मेरे लिए। शिवांगी, हाँ खोलकर देखो, हम भी देखे क्या लाई है। अथर्व ने वो गिफ्ट बॉक्स खोला। जैसे ही उसने वो गिफ्ट खोला, शिवांगी और अक्षता की हंसी छूट गई। वो दोनों हंसते हुए पागल हो रही थी और अथर्व का चेहरा छोटा सा हो गया था। ये सब इसलिए क्योंकि युवांशी के लाए गिफ्ट में छोटे बच्चे के लिए एक फीडर बोतल थी। उसे देखते ही सबकी हंसी छूट गई थी। ये जरूर युवांशी अक्षता के बेबी के लिए लाई थी और अथर्व से पीछा छुड़वाने के लिए उसने उसे दे दिया।
अथर्व ने गुस्से से अंदर जाते हुए कहा। युवांशी की बच्ची, अभी बताता हूँ तुम्हें। युवांशी अंदर गई और मिसेज ओबरॉय की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। मिसेज ओबरॉय की आंखों में आंसू थे, वो बस युवांशी को देखकर उसका सिर सहला रही थी। युवांशी ने कहा, दादी कुछ बात भी कीजिए या बस ऐसे ही देखती रहोगे मुझे? वैसे तो बड़ा कहती थी तू आती नहीं, अब सामने हूं तो बोलते क्यों नहीं? मिसेज ओबरॉय, बस बेटा मेरा दिल कर रहा है कि ऐसे ही तुझे देखती रहूं। पता नहीं अगले पल में हूं या नहीं। तभी अथर्व वहां आया और उसने युवांशी को जबरदस्ती उठाते हुए कहा, उठो यहाँ से, ये मेरी जगह है। मेरी दादी की गोद में किसी और को सिर रखने की परमिशन नहीं है। युवांशी ने पास पड़ा पिलो अथर्व को मार दिया और कहा, भाग यहाँ से। एपिसोड 182 हंसी मजाक और घर में प्यार। अथर्व ने वो पिलो कैच कर लिया और दोबारा से युवांशी के सर पर मारा। युवांशी उठी और तभी अथर्व भागकर में मिसेज ओबरॉय की गोद में सर रखकर लेट गया और कहा, देखा मैंने कहा था ना ये मेरी जगह है और यहाँ कोई और नहीं आ सकता मेरे सिवाय। यू नो मिस्टर अथर्व ओबरॉय की जगह है ये। युवांशी ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत मशहूर है, तू शक्ल देखी है कभी अपनी? बंदर लगता है, पूरा बंदर। अथर्व ने मिसेज ओबरॉय की तरफ देखते हुए कहा, देखा दादी, ये है आपकी पोती, अपने से बड़े से तब बात करने की तमीज भी नहीं है इसे। बंदरिया कहीं की। युवांशी, हाँ सारी तमीज तो तुझ में ही भरी हुई है ना। दादी देखा कैसे यह मेरी जगह पर आकर लेट गया और अपने इसे कुछ कहा भी नहीं। अथर्व, और जो बाहर तू करके आई उसका क्या? दादी इसने मुझे कहा ये मेरे लिए गिफ्ट लाए है और गिफ्ट में वो छोटे बच्चों की फीड बॉटल लेकर आई थी, वो दी इसने मुझे। दादी मैं उसका क्या करूंगा? उद्धरण चिन्ह। युवांशी जोर जोर से हंसने लगी और कहा, पागल, तब तुमसे तुझे पीछा तो छुड़वाना था तो कहना ही था ना। वह गिफ्ट में अक्षता भाभी की बच्चे के लिए लेकर आई थी। अब तू आने नहीं रहा था तो तुझे दे दी। कोई बात नहीं, तू ही रख ले, आगे चलकर तेरे काम आएगी, तेरे बच्चों के लिए। देखा जो अभी तक आए भी नहीं उनकी बुआ उनके लिए कितना सोच रही है। अथर्व, मेरे बच्चे आएंगे ना तब तुझे आसपास भी नहीं आने दूंगा, तेरी परछाई पड़े तो वह भी बदतमीज हो जाएंगे ना बंदरिया। युवंशी, दादी देखिए फिर से बकवास करने लगा है। मिसेज ओबरॉय दोनों को चुप करवाते हुए कहा, अरे बस करो, दोनों कब से चूहा बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, आज ही मिले हो और ऐसे लग रहा है जैसे बिछड़े हुए भाई बहन हो। अरे सही भाई बहन लड़ते हैं ऐसे, वह भी जो बचपन से साथ रह रहे हो। पहली बार एक दूसरे से मिले हो और लड़ ऐसे रहे हो जैसे जन जन से साथ रह रहे हो और दुखी हो गए हो एक दूसरे से। युवंशी, वही तो मैं सोच रही हूँ, आप कैसे रहती होगी इसके साथ में? अभी तो कुछ 1 घंटा भी नहीं हुआ और मैं पक गई से। आप इतने टाइम से रह रही है इसके साथ? अथर्व, तुझे बहुत पता है, मैं पहले पूछता हूँ ना चाचा चाची से कि वो लोग तेरे साथ कैसे गुजारा कर रहे हैं, और आने दे तेरे पति को, उससे भी पूछ लूंगा बेचारे का क्या हाल हो गया होगा ना जब से तू उसके घर गई होगी। बेचारा तो किसी को कुछ कह भी नहीं पाता होगा, जुबान ही नहीं खुलती होगी उसकी। मिसेज ओबरॉय ने कहा, अच्छा बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और युवांशी, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो मुझे पता नहीं था ना कि तेरी शादी हो गई है। पहले तो तू ये बता कि तुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि तेरी एक दादी भी है और उसे भी अपनी शादी के बारे में बताना है? अगर शादी जल्दबाजी में हो ही गई बाद में भी बता सकते थे ना। युवांशी, आई एम सो सॉरी दादी, वो सब अब इतनी जल्दी में हो गया, यहाँ तो हमें खुद भी पता नहीं चला। वह करण की शादी किसी और से हो रही थी तो हमें जो सही लगा हमने किया। मिसेज ओबरॉय, तू तो बच्ची है, तुझे क्या ही कहूँ, लेकिन तेरे माँ बाप उन लोगों ने भी मुझे नहीं बताना जरूरी समझा। अब मैं हूँ ही कौन तुम सब के लिए। तभी शिवांगी अंदर आए और उसने कहा, मोम आप क्यों टेंशन ले रही हैं, अब आप आ गए हैं ना, अब आपको जितना बुरा भला कहना है हमें कह लीजिए, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। युवांशी, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या खाने को लेकर आऊं? ऑफिस से सीधा यही आ गई क्या? उद्धरण चिन्ह। युवांशी,
हाँ मॉम को मीटिंग के बाद लंच करके आई हूँ, अभी मुझे कुछ खाना नहीं है, थोड़ी देर बाद करण मुझे पिक करने आएगा, आप उसके लिए कुछ बना लेना, उसने लंच भी नहीं किया। शिवांगी, हाँ क्यों नहीं, मैं अच्छा सा कुछ बनवा दूंगी, तो तुम्हारे लिए कुछ ठंडा या चाय वगैरह लेकर आऊं। उद्धरण चिन्ह। युवांशी, क्या मॉम आप फॉर्मेलिटी कर रही हैं, मेरा ही घर है, मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी ना, आप भाभी को पूछे उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, उनका ख्याल रखिए, मैं तो बस जाती जाती कुछ ना कुछ वैसे भी खाती रहती हूँ, मेरी टेंशन मत लीजिए, वेट लॉस होता जा रहा है ना, तो बस सभी कहते हैं कि कुछ ना कुछ खाती रहा करो। शिवांगी, ये बात तो मैं भी नोटिस की है कि तुम्हारा वेट काफी कम होता जा रहा है बेटा, एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेती तो अच्छा रहता, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसे बिना वजह वेट क्यों कम होता जा रहा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऑपरेशन का कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो शुरू नहीं हो गया ना। युवांशी, कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा है ना, वेट लॉस हो रहा है तो मैं अपनी पसंद का सब कुछ खा भी सकती हूँ। शिवांगी, सब तो ठीक है बेटा, लेकिन युवांशी, अब बस कीजिए मॉम, अपना टेंशन बहुत लेती है, अब आइए सबके पास बैठिए, हम बातें करते हैं बैठकर, कितने टाइम के बाद दादी आई है। अथर्व, हेलो, मैं भी आया हूँ, मैं भी हूँ यहाँ पर, और पहले मुझसे बातें करो और मेरी सेवा करो, तुम जाकर जूस लेकर आओ और कुछ खाने के लिए मेरे लिए। युवांशी, हाँ हाँ, तेरे लिए तो मैं कहीं 56 भोग ना बनवा दूं, जाकर खा ले, किचन में तेरी नौकर नहीं हूं मैं यहाँ पर। शाम तक ऐसे ही हंसी मजाक कर बातें चलती रही, शाम के टाइम अविनाश और युवराज वापस आ गए और मिसेज ओबरॉय और अथर्व भी वापस आने की तैयारी करने लगे। युवराज मिसेज ओबरॉय के पास हाल में आकर बैठ गया और मिसेज ओबरॉय भी सोफे पर बैठी हुई थी और अथर्व अविनाश के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। युवराज ने मिसेज ओबरॉय के पास बैठते हुए कहा, मोम आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, कुछ दिन रुक जाए, वहीं जाना है, मैं भी आपका ही बेटा हूँ। मिसेज ओबरॉय, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस वह अभी अथर्व को अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे ऐसे अकेला भेज दूंगी और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तभी नौकरानी सबके लिए चाय बना कर लाए और सभी के सामने रखने लगी। शिवांगी अक्षता के रूम में गई और उसे बाहर बुलाकर ले आई। अक्षता बाहर आकर सबके साथ सोफे पर बैठ गई, लेकिन मिसेज ओबरॉय ने उससे कोई बात नहीं की। अक्षता ने मिसेज ओबरॉय को देखते हुए कहा, दादी आप जा क्यों रही है इतनी जल्दी, कुछ दिन रुक जाए ना, पहली बार तो आपका हमारे घर आए है। मिसेज ओबरॉय कुछ कहती हूँ उससे पहले शिवांगी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि अक्षता को कोई भी बात बुरी लगे और इस टाइम पर उसे ठेस पहुंचेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसे खुश देखना चाहती थी। मिसेज ओबरॉय ने बेमन से कहा, अभी जाना जरूरी है ना, तो फिर कभी आएंगे। अक्षता ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तभी अविनाश और बाहर से आए। अथर्व ने चाय की तरफ देखकर कहा, अरे चाय भी गई, मुझे लगा अब हम घर जाकर पीने वाले हैं, और वह बंदरिया कहाँ गई। शिवांगी, वो बस आती होगी, वो उसे एक कॉल आ गई थी तो कॉल अटेंड करने गई है। अथर्व, अरे वह चाची, आप समझ गई, इस घर में बंदरिया कौन है, मैंने तो किसी और के बारे में पूछा था। आप बहुत समझदार हो गई है चाची, मेरी वजह से आपका आज इतना दिमाग चलने लगा, और वैसे ही अथर्व के साथ जो भी रहता ना, वह तेज दिमाग वाला हो ही जाता है, आप बुरा मत मानना। अथर्व की बात सुनकर अक्षता, अविनाश, शिवांगी और युवराज सभी हंसने लगे। मिसेज ओबरॉय ने भी हंसते हुए कहा, बस यही मेरी जान है, यही मेरे घर की रौनक, पता है जब भी घर पर होता है पूरा घर खुश रहता है, जब ये घर पर नहीं होता तो पूरा ओबरॉय हाउस ऐसे जैसे सुन्न हुआ होता है। जहां भी जाता है मेरा बच्चा रौनक लगा देता है, इसके मन में किसी के लिए कोई से गिला शिकवा नहीं है। अथर्व ने मिसेज ओबरॉय के पास आकर उनके कंधे पर कर रख लिया और शिवांगी ने कहा, वो तो हम जान गए हैं माँ, अथर्व बहुत प्यारा बच्चा है, भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे, इसको दुनिया की सारी खुशियां मिले। अथर्व, थैंक यू चाची, आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, बल्कि पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, एटलीस्ट हमारी फैमिली से तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पता क्या, मैं और दादी ने अलग टीम बनाई हुई है, तो मॉम डैड कैसे भी हो हम थोड़ा हमसे अलग ही सोच रखते हैं ना, तो हमारे घर में दो अपोजिट टीम बनी हुई है।
सभी फिर से हंसने लगे और युवराज ने कहा, तुम भूल रहे हो तो मिस्टर अथर्व कि वो मेरे बड़े भाई है, और अपनी मॉम के बारे में कुछ भी कहो, मेरे भाई के बारे में कुछ भी मत कहो, उनका भाई बैठा है तुम्हारे पास। अथर्व ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, हो आई एम सॉरी चाचा जी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप उनकी टीम में जाना चाहते हैं तो जाए, मॉम आपको एक ही दिन में पक्का कर वापस भेज देंगी, और शिवांगी चाची है ना मेरे साथ, मैं इन्हें ले लूंगा अपनी और दादी की टीम में। सभी बातें करते करते चाय वगैरह पी मिसेज ओबरॉय और अथर्व सभी से मिलकर जाने लगे। मिसेज ओबरॉय ने युवांशी के लिए जो गिफ्ट्स लाए थे वो उसे दे दिए, और अथर्व ने भी युवांशी को एक गिफ्ट दिया। युवांशी ने उस गिफ्ट की तरफ देखते हुए कहा, कहीं इसमें भी कोई प्रैंक वगैरह तो नहीं है ना? अथर्व, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, देख लेना तुम्हें पसंद ही आएगा। युवांशी, सॉरी भाई, बुरा क्यों मान रहा है, मैं भी लाई हूँ ना तेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट, अभी देती हूँ तुझे, एक मिनट रुक। युवांशी ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और वो अथर्व के सामने रख दिया। अथर्व ने वह सबके सामने खोल दिया ताकि बाद में उसे पछताना ना पड़े। उसमें एक काफी एक्सपेंसिव वॉच थी। अथर्व से वॉच देखकर स्माइल की और कहा, अरे वह चॉइस तो तेरी वैसे बढ़िया है, पर है तो बंदरिया ही। युवांशी, हाँ लेकिन अभी मैं अपना गिफ्ट नहीं देखने वाली, ये ना मैं बाद में ही देखूंगी, ऐसे सबके सामने देखेगी तो किसी की नजर लग जाएगी ना, आखिर मेरा भाई लेकर आया है मेरे लिए। सभी मुस्कुराए और अथर्व और युवांशी गले मिले। उसके बाद अथर्व मिसेज ओबरॉय वहां से निकल गए। सुबह से घर में इतनी चहल पहल थी, लेकिन अथर्व के जाने के बाद फिर से वही सन्नाटा छा गया। युवांशी अपने रूम में चली गई और अक्षता और शिवांगी वहीं हाल सोफे पर बैठी हुई थी। अविनाश और युवराज भी चेंज करने अपने अपने रूम में चले गए। अक्षता ने शिवांगी को देखते हुए कहा, मोम थोड़ी देर पहले कितनी चल पहल थी ना, घर में अभी कैसे सन्नाटा सचा गया है। वैसे अथर्व सच में काफी अच्छे दिल के हैं, देखा किसी के साथ कोई बुरा मन लेकर नहीं गए, और ऐसा लग रहा था जैसे हम सबको बरसों से जानते हो, जबकि आप सब कह रहे हैं कि आज वो पहली बार इस घर में आए हैं। शिवांगी, अक्षता, जो इंसान अच्छा होता है ना उसे बाकी सभी अच्छे लगते हैं, और मेरा बच्चा तुम भी कम अच्छी थोड़ी ना हो, तुम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन बेटा दादी की बात का बुरा मत मानना, वो दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी नाराज है। एपिसोड 183, मुझे अपना फोन दो। अपने कमरे में युवांशी बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसका फोन बजने लगा। युवांशी ने फोन उठाया। सामने से करण की आवाज आई, हेलो, हाँ युवांशी, मैं घर के बाहर हूँ, आ जाओ बाहर। युवांशी ने उठते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं पागल दिखाई देती हूँ? आकर ले जाओ, नहीं तो वापस जाओ। करण, अच्छा बाहर खड़ा हूँ, कब से बेल बजा रहा हूँ, अब कोई दरवाजा नहीं खोल रहा तो मेरी गलती है क्या? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, अच्छा एक मिनट रुको, इन सबको तो मैं बताती हूँ। युवांशी जल्दी से रूम से निकली और देखा कि हाल में कोई भी नहीं था, सभी अपने अपने रूम में थे। युवांशी ने जल्दी से दरवाजा खोला और सामने करण अपने फोन पर कुछ करते हुए खड़ा हुआ था। युवांशी ने कहा, सो सॉरी करण, मुझे पता ही नहीं चला, एक्चुअली रूम में आवाज नहीं आए, और ये नौकर पता नहीं सबके सब कहाँ मर गए। तुम अंदर हो, मैं इन सब की क्लास लगती हूँ। करण, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर के नौकर है ना, इसलिए लापरवाह है, सिंघानिया हाउस में होते तो अब तक सभी की छुट्टी कर चुका होता। करण अंदर आया और युवांशी ने जोर से चिल्लाते हुए नौकरों को आवाज लगानी शुरू कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट, रमेश सुरेश कहाँ मर गए सबके सब, जल्दी यहाँ आओ एक मिनट में। युवांशी के चिल्लान की आवाज सुनकर नौकरों के साथ सभी घर वाले भी बाहर आ गए। अक्षता और अविनाश भी अपने रूम से निकले और सामने करण को देखकर अविनाश आगे आया। उसने करण को गले से लगाया और कहा, अरे वाह करण, कैसे आप? अंदर आइए, आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? करण कुछ कहता उससे पहले ही युवांशी ने कहा, रहने दो भाई, करण कब से खड़ा बाहर बेल बजा रहा है और किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला, ये सब नौकर मर गए हैं क्या? इन सब को रखा क्यों हुआ जब ये दरवाजा तक नहीं खोल सकते? आप ही लोगों ने इन्हें सर चढ़ाया हुआ है, इनकी खबर लेती हूँ मैं अभी के अभी। शिवांगी आगे आए और वो करण के पास आकर खड़ी हो गई। करण ने शिवांगी के पैर छुए और कहा, नमस्ते आंटी।
शिवांगी ने करण के सर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद दिया। जीते रहो बेटा, आई एम सो सॉरी वो अंदर पता नहीं चला और तुम्हें दरवाजे पर खड़े रहना पड़ा। वो आज कुछ नौकर छुट्टी पर है, अभी 2 ही नौकर घर पर है। वो काम कर रहे होंगे इसलिए उन्हें पता नहीं चला। तुम आकर अंदर बैठो, यहाँ क्यों खड़े हो गए? करण सभी घर वालों के साथ हाल में आया और सोफे पर बैठ गया। युवांशी के चिल्लाने की आवाज सुनकर 2 नौकर भाग कर आए और उन्होंने डरते हुए कहा, जी मैम क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने गुस्से से कहा, हुआ है तुम सभी का सिर। तुम्हें दिख नहीं रहा सर कब से दरवाजा खटखटा रहे थे? मर गए थे तुम सब। तुम दोनों को आज ही जॉब से निकाल देती हूँ, ऐसे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। घर वालों ने तुम्हें सर पर चढ़ाया हुआ है। वह दोनों नौकर डर गए और उन्होंने जल्दी से युवांशी के पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं मैम ऐसा मत कीजिए। वह हम अंदर किचन की सफाई कर रहे थे। जानबूझकर कुछ नहीं किया। हमें पता होता तो हम झट से दरवाजा खोल देते। मैम हमें नौकरी से मत निकलवाइए, हम कहाँ जाएंगे? करण ने युवांशी की तरफ देखा और फिर कहने कहा, युवंशी इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक बार वार्निंग देखो, छोड़ देना चाहिए, दूसरी बार से यह गलती करेंगे ही नहीं। युवांशी ने कुछ नहीं कहा और शिवांगी ने कहा, रमेश तुम लोग जाओ और काम करो, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती कभी कभी, हमसे भी तो हुई है ना गलती, हमें दरवाजा खोल देना चाहिए था। वह नौकर कहाँ से चले गए और करण ने कहा, आंटी आप क्यों इन नौकरों से खुद को कंपेयर कर रही हैं? इतना भी डाउन टू अर्थ नहीं होना चाहिए इंसान को। शिवांगी, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। वो सालों से यही काम कर रहे हैं, घर जैसा सलूक करते हैं ना हम उनके साथ, इसीलिए बस उन्हें कभी ऐसे डांटा नहीं है। वो तो बस युवंशी है जो उन्हें डांट देती है, वरना और कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। करण, ओ आई सी, इसीलिए वह सब इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं। एनीवेज आंटी मैं चलता हूँ, वो मुझे घर जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेल करने। युवंशी तुम भी चलो। करण उठने लगा तभी शिवांगी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, खबरदार कहीं गए यहाँ से तो अभी 5 मिनट में तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। पहली बार आए हो और वो भी ऐसे चले जाओगे? करण, आंटी आई एम सो सॉरी आंटी, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, अभी वह थोड़ा काम है ना। युवराज, काम होते रहेंगे, डूड बैठो तुम, हम थोड़ी गपशप लगा लेते हैं। चले जाएंगे, और वैसे भी कौन सा रोज आते हो तुम। शिवांगी, अक्षता बेटा जाओ तुम भी कुछ खाने का इंतजाम करो। युवांशी, बेटा जाओ तुम भी उनके साथ मॉम और भाभी की हेल्प करवाओ। युवांशी, शिवांगी और अक्षता वहां से उठकर किचन की तरफ चली गई और अविनाश, युवराज और करण बैठे बातें करने लगे। युवराज ने कहा, और बताओ बेटा बिजनेस वगैरह सब ठीक चल रहा है? स्टॉक का क्या चल रहा है आजकल? करण, बस अंकल अभी तो ठीक ठाक ही है, वैसे अभी आज ही हमारी डील हुई है युवांशी की वजह से, इसी ने वह हैंडल की थी, उन लोगों को पसंद आया हमारा प्रोजेक्ट, अभी इस पर काम करेंगे आगे। युवराज, हाँ वैसे थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, नहीं तो काम में तो बहुत टैलेंटेड है मेरी बेटी। करण, हाँ ये तो मुझे भी पता चल ही गया, पहले तो मुझे लगता था सिर्फ गुस्सा ही करना आता है इसे, लेकिन अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। करण की बात सुनकर अविनाश और युवराज भी हंसने लगे। कुछ देर में शिवांगी, अक्षता, युवंशी करण के लिए अच्छे अच्छे बढ़िया पकवान बनाकर ले आए। करण सबके साथ बैठकर खाना खाने लगा। अभी रात भी होने लगी थी और ये डिनर का टाइम था, इसीलिए शिवांगी ने खूब सारा खाना बनवा दिया था। खाना खाते हुए करण ने शिवांगी से कहा, वैसे आंटी मानना पड़ेगा, इतने कम टाइम में इतना अच्छा खाना बनवा भी दिया आपने। शिवांगी, हाँ तो अपने दामाद को ऐसे ही भेज देती क्या? पहली बार आया है और वो भी ऐसे जाने की बातें कर रहा है। करण, ऐसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं आंटी, मेरा भी घर है ये, मैं बस ऐसे थोड़ी जल्दी थी इसलिए कहा। शिवांगी, वैसे बेटा इतना तो मैं जान ही गई थी कि वो नौकरों वाली बात पर तुम थोड़ा नाराज हो गए थे। मैं दिल से माफी चाहती हूँ बेटा, माँ समझकर माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। करण कुछ कहता उससे पहले ही युवराज ने कहा, मैं कल ही एक और नौकर रखवा देता हूँ।
अगर कुछ लोग छुट्टी पर भी होंगे तो बाकी सब आराम से काम भी कर सकते हैं और बाहर का भी ख्याल रख सकते हैं। करण, अंकल आंटी आप लोग इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? मैं उसे बात को भूल चुका हूँ। छोटी छोटी बातों को करण सिंघानिया ऐसे दिल पर लगाकर नहीं बैठता। युवराज ने मुस्कुराते हो कहा, ये हुई ना मेरे दामाद वाली बात। वैसे तुम्हारी और मेरी जोड़ी काफी मैच करती है मिस्टर करण सिंघानिया। युवांशी, लेकिन डैड आप भूलना मत मैं हूँ आपकी बेटी और आप मेरी टीम में है, करण की टीम में नहीं। करण मुस्कुराने लगा और शिवांगी ने कहा, बेटा तुम भी तो अब करण की टीम में हो ना। पति पत्नी हमेशा दोनों एक ही टीम में होते हैं, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए या झगड़ा हो जाए। अविनाश और अक्षता वहीं बैठे बस मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों ने अभी तक किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। करण ने एक निवाला खाते हुए कहा, आंटी आप इसे भी कुछ समझाया कीजिए, आप इतनी संस्कारी है, स्वीट है और ये इतनी झगड़ालू। युवंशी ने गुस्से से करण की तरफ देखा और अपना चम्मच वापस प्लेट में रखते हुए कहा, मैं झगड़ालू हूं तो तुम क्या हो? मॉम ये हर वक्त आंटी को मेरी शिकायतें लगाता रहता है। वो तो आंटी और मेरी टीम एक हो गई है, वरना ये तो हम दोनों में रोज लड़ाई ही करवाता रहे। ये तो बस चाहता है कि मैं और आंटी एक साथ ना रहे और यह आंटी के साथ चिपक कर बैठा रहे। करण कुछ कहता उससे पहले ही शिवांगी ने कहा, ये बस करो तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना फिर से शुरू हो गए। युवंशी तुम्हें तो बस मौका चाहिए, पहले अथर्व के साथ लड़ रही थी, अब अपने पति को तो छोड़ दो। युवांशी ने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है और आप है कि अपने दामाद की साइड ले रही है। इतनी जल्दी आप टीम बदलती है ना कि मैं आपको बात नहीं सकती, अब आप मुझसे बात भी मत कीजिएगा। अविनाश, अरे युवांशी तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी टीम में और तुम्हारी भाभी भी है। युवांशी ने स्माइल की और कहा, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, भाई भाभी है ना मेरे साथ। मॉम डैड अब रहिए आप अपने दामाद के साथ ही। सभी लोग युवांशी को ऐसे गुस्सा हुए देखकर हंसने लगे क्योंकि वो सब मजाक कर रहे थे और युवांशी फिर से गुस्सा करने लगी थी क्योंकि अभी वो कह रही थी कि वह गुस्सा करती ही नहीं है। अभी सब बातों में ही लगे हुए थे कि तभी अविनाश का फोन बजने लगा। अविनाश ने फोन उठाया और सामने से किसी की आवाज नहीं आई। अविनाश बार बार हेलो हेलो करता रहा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अविनाश को फोन पर बात करते देखकर शिवांगी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे वह सब याद आने लगा। वो मन ही मन यही दुआ करने लगी कि सामने से कोई भी ना बोले और अविनाश का फोन कट हो जाए। अविनाश ने फोन कट कर दिया और गुस्से से कहा, पता नहीं कौन है ये बेवकूफ, बार बार फोन करता रहता है और जब फोन उठाओ तब कुछ बोलना नहीं है। ये जानबूझकर मुझे सताने के लिए कॉल करता है। जो कोई भी है इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। शिवांगी ने बात को पलटने के लिए कहा, अविनाश क्या तुम अपने फोन को लेकर बैठे? एक मिनट दो मुझे फोन, मुझे मेरे फोन पर फोन लगाकर देखना है। वह मैंने कहीं रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा। शिवांगी अविनाश का फोन लेकर अंदर कमरे की तरफ चली गई और बाकी सब फिर से बैठकर बातें करने लगे। अक्षता भी उन सब के साथ बैठकर बातें कर रही थी और वह सब बहुत खुश थे। आज सुबह से ही सब अच्छा अच्छा हो रहा था। एपिसोड 184, बस वही प्यार चाहिए मुझे। शिवांगी रूम में गई और अविनाश के फोन से वो नंबर निकालने लगी जिससे फोन आया था। शिवांगी ने वो नंबर अपने फोन में सेव किया और अविनाश के फोन पर सभी अननोन कॉलर को ब्लॉक कर दिया। अब अगर अविनाश के फोन पर बिना सेव किए कोई भी फोन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। शिवांगी ने खुद से कहा, इस आदमी का कुछ करना पड़ेगा अगर मुझे अपने अविनाश को अपने पास रखना है तो। तभी पीछे से अविनाश ने कहा, मोम। शिवांगी एक पल के लिए डर गई। उसे डर लग गया कि कहीं अविनाश ने उसकी बातें ना सुन ली हो। शिवांगी ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की और फिर अविनाश की तरफ मुड़कर देखा। अविनाश की तरफ देखते हुए शिवांगी ने कहा, क्या हुआ अविनाश बेटा? अविनाश ने शिवांगी के पास आकर कहा, मॉम आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक है ना? मैं सुबह से देख रहा हूँ आप ठीक नहीं लग रही। शिवांगी ने अविनाश के गाल को सहलाया और कहा, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है अविनाश। अविनाश,
हाँ मॉम, पूछिए। शिवांगी, अविनाश, मेरी क्या जगह है तुम्हारी जिंदगी में? इस परिवार की क्या जगह है? कल को अगर मैं कुछ मांगू तो मुझे दे सकते हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया जो उसने अविनाश की गाल पर रखा हुआ था। अविनाश ने शिवांगी के गाल को माथे से लगा लिया। अविनाश, मॉम, आपको अभी भी बताने की जरूरत है मुझे कि मैं मेरी जिंदगी में आपकी क्या जगह है? उद्धरण चिन्ह डॉट। अगर भगवान आकर पूछे ना कि उनसे और आप में से किसी एक को चुनो तो मैं आपको ही चुनूंगा। आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए अविनाश को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, बस एक चीज मांगती हूँ तुमसे। कल को अगर कोई तुझे मुझसे अलग करना चाहे तो तुझे अपनी इस माँ की कसम है, अगर मुझसे अलग होने का सोचा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अविनाश ने हैरानी से शिवांगी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? किसी ने आपसे कुछ कहा? मुझे बताएं, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। शिवांगी, बस डर लगता है, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे और युवांशी जी के बिना है ही कौन हमारा इस दुनिया में, तुम तो जानते हो ना। अविनाश, अच्छे से जानता हूँ मैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि जरूर कोई बात हुई है, वरना आप ऐसी बातें कभी भी नहीं करती। आप मुझे बताएंगे प्लीज, आखिर हुआ क्या है ऐसा? किसी ने आपको कुछ कहा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवांगी कुछ कहती है उससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर युवराज आया और उसने कहा, तुम माँ बेटे की बातें खत्म हो गई हो तो बाहर आ जाओ। करण और युवंशी जा रहे हैं, बातें तो फिर भी होती रहेगी। हम लोग तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना। शिवांगी और अविनाश ने युवराज की तरफ देखा और शिवांगी ने कहा, नहीं, बस हम लोग कुछ बात कर रहे थे ऐसे ही, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। अविनाश रूम से बाहर जाने लगा तभी युवराज ने शिवांगी की आंखों में कुछ देखते हुए अविनाश से कहा, मैं तुम्हारी मॉम को लेकर आता हूँ, 1 मिनट, तुम करण के पास जाकर बैठो। अविनाश रूम से बाहर निकल गया और युवराज शिवांगी की तरफ गया। उसने शिवांगी की आंखों में देखकर उसके पास आकर उसकी आंखों को अपनी तरफ किया। शिवांगी, युवराज, क्या कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। मुझे कारण के लिए उसे कुछ देने के लिए निकलना है ना। युवांशी करण के साथ पहली बार घर आई है। युवराज, वो सब बाद में होता रहेगा स्वीटहार्ट, पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या हुआ है? इधर देखो मेरी तरफ, जरूर कुछ हुआ है। क्या बात हुई तुम्हारी और अविनाश की? कुछ कहा उसने? मैं उसकी क्लास लूं अभी के अभी? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी युवराज का हाथ पकड़ते हुए, पागल हो गई हो तुम अविनाश, मुझे कुछ रहेगा। इतना दिमाग खराब है तुम्हारा, अपने बेटे पर यकीन नहीं तुम्हें? युवराज, तो फिर क्या हुआ है तुम्हें बताओ, मुझे कुछ बात जरूर है। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो युवराज के गले लग गई। युवराज ने शिवांगी का सिर अपने सीने से लगाया। युवराज शिवांगी की हर सांस को जानता था, तो वो ये कैसे नहीं समझता कि शिवांगी को कोई प्रॉब्लम है। युवराज, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, अब बताओ क्या हुआ है? मॉम ने तो कुछ नहीं कहा ना। शिवांगी, मॉम क्यों मुझे कुछ कहेंगी? युवराज, एक्चुअली एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है। युवराज, अगर छुपाया ही है तो बता भी दो कि कौन सी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई, और तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। शिवांगी, मैं अच्छे से जानती हूँ युवराज, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। मुझे भी आज सुबह ये सब पता चला। मैंने तुमसे कहा था ना, वह लेटर आया था तुम्हारा नाम से अविनाश के लिए। युवराज ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। सुबह से तुमने मेरा दिमाग खा लिया था ये बोल बोल कर कि मैंने वो लेटर भी अविनाश के लिए भेजा है। भला मैं क्यों भेजूंगा अविनाश को लेटर, और दिखाओ वो कौन सा लेटर है। शिवांगी, वो लेटर जो भी है युवराज, अभी टाइम नहीं है बताने का, पहले हम करण और युवंशी को भेज दे, उसके बाद मैं लेटर तुम्हें दे दूंगी, तुम खुद पढ़ लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा मैं किस वजह से परेशान हूँ। युवराज, अच्छा, जो कोई भी वजह है मुझे पता है, जरूर कोई बात होगी जिसकी वजह से मेरी स्वीटहार्ट परेशान है, लेकिन अब ऐसे अपनी बेटी और दामाद को उत्तर परेशान चेहरे से विदा करोगी क्या?
शिवांगी ने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल की और युवराज और शिवांगी कमरे से बाहर निकल गए। युवांशी और करण ने शुभ और शिवांगी और युवराज के पैर छुए और शिवांगी ने युवंशी को कुछ ज्वेलरी के बॉक्स दिए। उस सब को देखकर कर्ट ने उन्हें देखते हुए कहा, आंटी यह सब क्या है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आप वापस रखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है प्लीज। शिवांगी, अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? पहली बार युवांशी तुम्हारे साथ हमारे घर आई है। ये रस्म होती है बेटा, पहले इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सबकी वजह से, लेकिन अब तो सब ठीक है ना, तो अभी अपनी माँ को कुछ भी करने से मत रोको, समझे? युवांशी, क्या मॉम वो ठीक तो कह रहा है? क्या जरूरत है इस सब की? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी ना, आपसे ऐसे रिस्में वगैरह करवा कर थोड़ी ना मांगूंगी। अभी शिवांगी कुछ कहती है उससे पहले ही अविनाश आगे आया और उसने युवांशी की तरफ एक गिफ्ट बढ़ा दिया। युवांशी ने उस गिफ्ट को हैरानी से देखा। युवांशी, भाई ये क्या है? आपको किसने कहा मुझे गिफ्ट देने के लिए और इसकी क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह डॉट। क्या आप लोग सब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? अविनाश ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर वो गिफ्ट रखते हुए कहा, वो युवंशी दरअसल अथर्व तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया ना, तो तुम इतनी खुश थी तो मेरा भी मन था कि मैं तुम्हें कुछ दूं। वैसे भी इतने साल हो गए कभी हम दोनों ने भाई बहन जैसे बैठकर बातें नहीं की, मस्ती नहीं की। बस मैं भी अपनी बहन से वही सब चाहता हूँ। अविनाश की बात सुनकर युवांशी इमोशनल हो गई और शिवांगी और युवराज भी अविनाश की तरफ प्यार से देखने लगे। अविनाश ने अपना कोई स्वार्थ तो नहीं मांगा था, वो बस युवंशी से एक बहन का प्यार और नोकझोंक जो एक भाई बहन के बीच होती है वही मांग रहा था। युवंशी झट से विनाश के गले लग गई और उसने भरे गले से कहा, आई एम सो सॉरी भाई, बहुत सालों से आपको परेशान कर रही हूँ ना बिना मतलब के, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैं इन सालों की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। अविनाश और युवांशी से एक दूसरे के गले लग गए, इमोशनल हो गए और तभी युवराज ने अविनाश और युवांशी के सिरों को सहलाते हुए कहा, अच्छा बस करो, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। उसकी विदाई नहीं हो रही, वो कई महीने पहले विदा हो चुकी है। युवराज की बात सुनकर सभी घर वाले हंसने लगे और करण भी स्माइल करने लगा। युवांशी सभी गिफ्ट लेकर करण के साथ घर से निकल गई। अविनाश और युवराज उन दोनों को कहां तक ड्रॉप करके आए। शिवांगी ने अक्षता की तरफ देखा जिस चेहरे से लग रहा था कि वह काफी थकी हुई है। शिवांगी ने अक्षता से कहा, बेटा तुम किचन में मेरे साथ काम करवा रही थी ना, तुम थक गई होगी ना, तुम आराम करो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अक्षता ने शिवांगी के पास आते हुए कहा, क्या माँ आप भी कितनी टेंशन लेती रहती है? इतने से काम से भला मैं थक जाऊंगी? आपने भी तो काम किया और युवांशी दी ने भी। मैं तो आपके साथ सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प ही की, मैं थक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट। ऐसा थोड़ी होता है शिवांगी, बेटा मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि युवंशी प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही मैं। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। अभी शिवांगी कुछ और कहती है उससे पहले ही अक्षता का फोन बजने लगा। अक्षता ने अपना फोन उठाते हुए कहा, हेलो आंटी, बोलिए कैसी है आप? बड़े दिनों बाद याद आए आपको मेरी। अक्षता फोन पर किसी से बातें करने लगी और शिवांगी वही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब अक्षता ने फोन कट किया तो शिवांगी ने कहा, बेटा कौन था फोन पर? अक्षता, वो मॉम, आपको मैंने उस दिन बताया था ना कि एक कार टकराने वाले से मुझसे और एक आंटी ने मुझे बचाया था। ये वही आंटी थी, सच में बहुत अच्छी थी, वरना आज के टाइम में कौन किसी की ऐसे जान बचाता है। एपिसोड 185, हम दोनों को करीब आने से मना किया है। शिवांगी, हाँ बेटा तुमने बताया तो था मुझे उनके बारे में, लेकिन अगर उनका फोन आ रहा है तो मुझसे भी बात करवाओ और कभी घर पर बुलाओ, हमें भी तो उन्हें शुक्रिया कहने का मौका भी मिल जाएगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, उन्होंने तुम्हारी जान बचाए और हम सिर्फ उन्हें शुक्रिया ही कहें। अक्षता, हाँ मॉम, वैसे मेरे मन में ये ख्याल आया ही नहीं। वह मुझे फिर से एक बार मिली थी लेकिन मैंने उन्हें एक बार भी नहीं कहा कि मेरे साथ घर आए। अब जब भी फोन आएगा या हम वो मिलेंगे मैं उन्हें जरूर कर लेकर आऊंगी। शिवांगी,
हाँ बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम एक काम करो, उन्हें खाने पर ही बुला लो, इसी बहाने उन्हें मिल भी लेंगे और थैंक यू भी बोल देंगे। अक्षता ने शिवांगी की बात सुनी और फिर दोनों अपने अपने रूम में चली गई। अक्षता को भूख लग रही थी। अक्षता ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, क्या है बेबी, मम्मी को परेशान नहीं करो, अभी तो हमने खाना खाया ना। अक्षता खुद को समझाती रही पर उसका बहुत मन था कि वो आइसक्रीम खाए। अक्षता ने खुद से कहा, भूख तो नहीं है, पर आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, लेकिन फ्रिज में तो आइसक्रीम होगी नहीं। अक्षता चुप करके बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अक्षता ने खुद से कहा, क्या है बेबी, आप मुझे भी परेशान कर रहे हो, वैसे भी मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। आपको क्यों पसंद है इतनी आइसक्रीम, क्यों आइसक्रीम आइसक्रीम लगा रखी है, चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। थोड़ी देर बाद अक्षता ने फिर से बेड उठाते हुए कहा, कुछ भी हो, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है ना, बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्या करूं, अभी तक तो अविनाश और पापा वापस भी आ गए होंगे। अक्षता के इतना कहने की देर थी कि तभी दरवाजा खुला और सामने अविनाश खड़ा था। अक्षता ने अविनाश से कहा, आप आ गए, मैं आप ही का वेट कर रही थी। अविनाश ने अपने हाथ में पीछे कुछ छुपाया हुआ था। अक्षता ने अविनाश के पीछे देखते हुए कहा, अविनाश, आप पीछे क्या छुपा रहे हैं, और आप कुछ लेकर आए हैं ना मेरे लिए? मुझे पता था आप बहुत अच्छे हैं, जल्दी से मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। अविनाश ने हैरानी से कहा, आइसक्रीम, लेकिन तुमने तो मुझे कहा नहीं आइसक्रीम लाने को, और इतनी रात को ठंड में आइसक्रीम क्यों खानी है? उद्धरण चिन्ह डॉट, बीमार पड़ना है क्या? उद्धरण चिन्ह। अक्षता, क्या मतलब, आप आइसक्रीम नहीं लेकर आए तो फिर क्या छुपा रहे हैं आप पीछे? मुझे अभी के अभी आइसक्रीम चाहिए, मतलब चाहिए कुछ भी हो जाए। अविनाश, अक्षता, तुम जानती हो ना, इतनी ठंड में आइसक्रीम खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। अक्षता, अरे अविनाश, आप जानते हैं मुझे मीठा पसंद नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। बेबी को खानी है, उसे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है। आप बेबी को मना करेंगे? अविनाश ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बच्चा, बेबी के नाम पर यह जो शैतानी चल रही है ना, मुझे सब पता है। कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुम्हें, चुपचाप सो जाओ, और वैसे भी ये तुम्हारी दवाएं हैं, कोई आइसक्रीम नहीं। अक्षता ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे लगा आप सच में मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, आप रखिए अपनी दवाएं अपने पास और आप ही खा लीजिएगा। मुझे नहीं खानी कोई दवाई, मैं सो रही हूँ। अक्षता ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर लेट गई। अक्षता ने अपनी आंखें तो बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आई थी। अविनाश मुस्कुराया और तभी उसने अक्षता के सामने बेड पर आइसक्रीम का छोटा सा कप रख दिया। उस आइसक्रीम कप को देखकर अक्षता खुशी से उछल गई और आंखें खोलकर वो जल्दी से बेड पर खड़ी हो गई और अविनाश को वहीं खड़े खड़े गले से लगा लिया। अक्षता को इतना खुश देखकर अविनाश के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और अक्षता ने खुशी से नाचते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अविनाश, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता था आप जरूर लेकर आएंगे मेरे लिए आइसक्रीम, लेकिन आपको पता कैसे चला मुझे आइसक्रीम चाहिए? अविनाश ने मुस्कुराते हुए अक्षता की गाल खींचे और कहा, तुम्हें कुछ चाहिए और मुझे समझ ना आए? तुमसे पहले तुम्हारे बारे में जानता हूँ मैं, और अभी मॉम ने मुझे सब कुछ समझाया है कि इस टाइम पर तुम्हें कभी कभी कुछ भी खाने का मन कर सकता है, इसीलिए मैंने अपनी प्यारी बीवी के लिए सब कुछ अरेंज करके रख दिया है। लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, अब जल्दी से यह खत्म करिए और हमें सोना है। उसके बाद सुबह आपको ये सब बताऊंगा। अक्षता ने वो आइसक्रीम कप खोला और वही बेड पर बैठकर उसे खाने लगे। अक्षता को खाते देखकर अविनाश स्माइल कर रहा था, क्योंकि वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। अक्षता ने अविनाश की तरफ देखा और आंखों से ही उसे जैसे इशारे से पूछा हो, क्या हुआ? अविनाश ने अपना सिर नामे में हिलाते हुए उसे समझाया, कुछ नहीं, वो बस इसलिए मुस्कुरा रहा था कि अक्षता बहुत प्यारी लग रही थी खाते हुए। अविनाश ने अक्षता ने पास आकर उसके हाथ से आइसक्रीम का कप ले लिया और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। अक्षता ने पीछे हटते हुए कहा, अविनाश, आप जानते हैं ना, अभी पहले 2 हफ्ते डॉक्टर ने मना किया है हमें। अविनाश ने अक्षता के करीब आते हुए कहा,
मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने रोमांस करने से तो मना नहीं किया ना। अक्षता ने स्माइल की और अपनी नजरें नीचे झुका ली। अविनाश ने अक्षता के माथे पर किस किया और फिर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अक्षता के हाथ अविनाश के कंधे पर चला गया, दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। दूसरी तरफ शिवांगी और युवराज के रूम में शिवांगी और युवराज बेड पर पीछे की तरफ सहारा लेकर बैठे हुए थे और युवराज और शिवांगी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। शिवांगी ने युवराज के कंधे पर सिर रखा हुआ था और वह कुछ सोच रही थी। युवराज के चेहरे का रंग भी उड़ा उड़ा लग रहा था, क्योंकि असल में शिवांगी ने युवराज को सब बता दिया था कि आज वो लेटर आया और उसमें जो कुछ भी अविनाश के बारे में लिखा हुआ था, अविनाश के फोन पर किसी का फोन आना और बाकी सब। ये बात सुनकर युवराज भी थोड़ा घबरा गया था। आखिर वह भी अविनाश का बाप था और शिवांगी की तरह वो भी अविनाश से बहुत प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि अविनाश वहां से जाए या कोई अविनाश कौन से दूर कर दे। शिवांगी ने युवराज के सोचने की लड़ी को तोड़ते हुए कहा, युवराज क्या सोच रहे हो तुम ही बताओ मुझे क्या करना है। तुमने तो कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं। तुम ही कुछ करो, बस इतना याद रखना कि अविनाश मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। वो आदमी जो कोई भी है उसका कुछ भी करो। युवराज ने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शिवांगी तुम्हारे सामने मैं जिस भी आदमी को फोन किया सभी को उसे आदमी का पता लगवाने को कह दिया है। मेरे आदमी पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उसे आदमी को ढूंढने की। शिवांगी, तुम्हारे आदमियों की कोशिश का मैं क्या करूं युवराज? आचार डालूं मैं उन सब की कोशिश का? जब वो अविनाश तक पहुंच जाएगा तब क्या करूंगी मैं? युवराज, तुम फालतू में कुछ भी सोचती रहती हो स्वीट हार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अविनाश तक कैसे पहुंच जाएगा? हर वक्त मैं अविनाश के साथ रहूंगा, ऑफिस में और घर में तो तुम हो ही उसके साथ। शिवांगी, कब तक हम उसे अपने पास रख सकते हैं? अविनाश कोई बच्चा नहीं है और कहीं भी आना जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 24 घंटे तो हम उनके पास नहीं रह सकते ना। युवराज, कुछ टाइम तक तो तुम ये सब मैनेज कर ही सकती हो ना। हो सकता है सुबह होने से पहले उस आदमी का पता चल जाए। शिवांगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा युवराज, मुझे बस डर लग रहा है कहीं अविनाश और। युवराज ने शिवांगी को चुप करवाते हुए कहा, अब बस करो शिवांगी, ज्यादा सोचना बंद करो। क्यों अपनी तबीयत खराब करवा रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह डॉट। बस अब चुप रहोगी? जो करना है मैं खुद कर लूंगा। शिवांगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं ना ज्यादा सोचूं तो मुझसे प्रॉमिस करो कि अविनाश कहीं भी नहीं जाएगा मुझे छोड़कर, इसी घर में रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, मैं सब कुछ सोचना बंद कर दूंगी। युवराज ने कुछ सोचा और फिर शिवांगी के हाथ पर हाथ रख दिया। शिवांगी युवराज की आंखों में देख रही थी, उसके चेहरे पर चमक और आंखों में एक उम्मीद जगी, क्योंकि वह जानती थी कि युवराज कभी भी झूठा प्रॉमिस नहीं करेगा। युवराज ने शिवांगी से कहा, तो ठीक है, अगर तुम मुझ पर ऐसे ही यकीन करोगी तो युवराज ओबरॉय का प्रॉमिस है तुमसे, अविनाश हम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वह यही रहेगा इस घर में हमेशा हमेशा के लिए। युवराज की बात सुनते शिवांगी के चेहरे पर खुशी की चमक आकर उसने जल्दी से युवराज को गले से लगा लिया। युवराज ने भी शिवांगी के गले में बाहें डाल दी और शिवांगी ने रोते हुए कहा, आई लव यू युवराज। अगली सुबह सिटी हॉस्पिटल, रक्षित और अविनाश शिवांगी के साथ अस्पताल आए हुए थे, क्योंकि आज अक्षता का चेकअप होना था। अक्षता चेकअप के लिए अंदर गई और अविनाश और शिवांगी वही बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। डॉक्टर इधर उधर आ जा रहे थे, तभी में डॉक्टर वहां आए और वह अक्षता का चेकअप करने लगी। डॉक्टर ने अक्षता का चेकअप करते हुए अक्षता से कहा, यह आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगती? वोमिटिंग वगैरह ज्यादा तो नहीं होती ना? अक्षता, डॉक्टर, कई बार कुछ भी खाने के बाद उल्टी वगैरह आना शुरू हो जाता है और अजीब चीज खाने का मन कर रहा है। जैसे मुझे मीठा पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मीठा खाने का मन करता रहता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन हर टाइम जैसे खराब खराब रहता है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोई मैं आपको कुछ दवाएं लेकर दे रही हूँ, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आए तो दिन में 2 बार वह दवाई ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। अक्षता,
डॉक्टर आप तो जानती है ना मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तुम मुझे बस ये कंफर्म करना था कि इसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरा मतलब सब ठीक तो है ना, आप अच्छे से चेक करके बता दीजिए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।